अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। लेक्चर नंबर 7 में हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 8 में हमने यूनिट नंबर 4 डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होगा और ये ट्रांसलेशन फर्स्ट हाफ होगी। फर्स्ट हाफ कहाँ तक होगी मैं आपको इसे बताता चलूँ। फर्स्ट हाफ लिखा हुआ पैराग्राफ, एवरीबॉडी इन द क्लास said one thing or the other thing, he had not uttered a word all this while। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। मीनिंग्स में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है जब बिफोर प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है। उसका मीनिंग होता है से पहले एंजॉय, लुत्फ़अंदोज़ होना, एग्जीबिशन नुमाइश, यस्टरडे गुजरा हुआ कल, लाइक पसंद करना, बेस्ट बेहतरीन, स्टूड अप स्टैंड की सेकंड फॉर्म है खड़ा हुआ, लुक दिखाई देता था या दिखाई देती थी, ब्यूटीफुल खूबसूरत, हॉबी मशगला, कलेक्शन मजमुआ, माय ओन मेरा अपना या मेरा साथी। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। अपना की जगह साथी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक्स चट्टाने या चट्टानी पत्थर, कलेक्ट जमा करना। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कलेक्शन लिखा हुआ है और इसका मतलब है मजमुआ। यहाँ कलेक्ट है जमा करना, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। चाइल्डहुड बचपन, एप्रिशिएट की सेकंड फॉर्म है हौसला अफजाई की, रिस्पॉन्स जवाब या रद्द-ए-अमल, अटर कहा या बोला, अटर की सेकंड फॉर्म है। स्टूडेंट्स, आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बाज़ औक़ात ईडी लगाने से हम वर्ब के साथ ईडी लगाने से वही स्पेलिंग्स होती हैं जो सेकंड फॉर्म के होते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। आपने डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ईडी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है जिसे हम रेगुलर वर्ब भी कहते हैं, तो याद रखिएगा वो थर्ड फॉर्म होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल होती है तो वो सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, आगे है रीज़न वजह, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया से, प्रोबेबली गालिबन, मम खामोश। ये स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट हाफ ट्रांसलेशन के वर्ड्स मीनिंग थे जो डिफिकल्ट थे या जो बताना मैंने मुनासिब समझे, वो आपको ब्लैक बोर्ड पे सारे लिख दिए गए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा और राइट डाउन भी आपने करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 20 है, यूनिट नंबर 4 है एंड एग्जीबिशन का मीनिंग क्या होता है? एक नुमाइश, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खुले मैदान में खुली जगह पर रख देते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आए जी, जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं उन्हें अपने आकर खरीदिए, अपनी पसंद के मुताबिक वहाँ पे खरीदिए। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20, सब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 20 पे मैं जो भी लाइन पढ़ूँगा आपने उस लाइन को अपनी फिंगर से ट्रेस आउट करना है सो डैट आपको समझ लग सके कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस पढ़ा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर काजी वॉज था स्टैंडिंग, खड़ा हुआ। मिस्टर काजी खड़ा हुआ था। बिफोर हिज क्लास, अपनी क्लास के सामने। मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स, यहाँ बिफोर का मतलब क्या लिखा हुआ है? से पहले। तो इस ट्रांसलेशन के मुताबिक, इस सेंटेंस के मुताबिक इसका मतलब क्या होगा? के सामने। मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास, मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े हुए थे। मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू इंजॉय, क्या तुम लुत्फ़अंदोज़ हुए थे? डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और डिड को जब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट
डेफिनेट में इस्तेमाल होता है। डिड यू एंजॉय, दूसरी बात ये थी कि जब आप डिड यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद हम इसको जब टेंसेस के लेक्चर्स होंगे उसमें आपको समझाते जाएंगे। डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन, क्या आपने नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए थे? यस्टरडे, गुजरा हुआ कल। टुमारो आने वाला कल होता है, यस्टरडे गुजरा हुआ कल होता है। डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे, क्या तुमने कल नुमाइश में लुत्फ़अंदोज़ हुए थे? ऑल हैंड तमाम हाथ, वेंट अप गए, टू से कहने के लिए, यस जी हाँ। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे मिस्टर काजी ने उनसे पूछा तो तमाम स्टूडेंट्स ने हाँ में अपने हाथ रेज किए। दैट्स व्हाई ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस, तमाम हाथ हाँ कहने के लिए खड़े हुए या उठे। गुड, अच्छा। मिस्टर काजी ने कहा व्हाट डिड यू लाइक, तुमने क्या पसंद किया? बेस्ट, बेहतरीन, इन द एग्जीबिशन, नुमाइश में। तुमने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया था या सबसे बेहतरीन क्या पसंद किया था? अकबर, तुमने नुमाइश में सबसे बेहतरीन क्या पसंद किया था? अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हो गया। एंड सेड, और कहा, आई लाइक पेंटिंग्स, आई लाइक मैंने पसंद की थी पेंटिंग्स, पेंटिंग, द बेस्ट, बेहतरीन, सर जनाब, सर मैंने पेंटिंग सबसे बेहतरीन पसंद की थी। द लुक्ड, वो दिखाई देती थी, लुक्ड दिखाई देती थी। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। वाई डिड यू लाइक, वाई क्यों, डिड यू लाइक तुमने पसंद किया था, तुमने क्यों पसंद किया था? द पेंटिंग्स, पेंटिंग को, तुमने पेंटिंग को क्यों पसंद किया था? अकबर, पेंटिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग मेरा मशगला है। एंड आई हैव, और मेरे पास है, गुड कलेक्शन, अच्छा मजमुआ, ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग का, ऑफ माई ओन, मेरा अपना ज़ाती। अकबर, पेंटिंग इज माई हॉबी एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, पेंटिंग मेरा मशगला है और मेरे पास मेरी अपनी ज़ाती पेंटिंग का बहुत बड़ा मजमूआ है। रिजवान स्टूड अप, रिजवान खड़ा हो गया। नेक्स्ट, आगे रिजवान खड़ा हो गया। आई लाइक्ड, मैंने पसंद की थी। द रॉक्स, चट्टानी पत्थर या चट्टानी बेस्ट, बेहतरीन, मैंने चट्टानी पत्थर बेहतरीन पसंद किए थे या सबसे ज़्यादा पसंद आए थे। यू सी, तुम देखते हो। आई कलेक्ट, मैं जमा करता हूँ। रॉक्स, चट्टानी या चट्टानी पत्थर, टू भी, और मैं भी चट्टानी पत्थर जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग, मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो, आई हैव बीन डूइंग, सो मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो का मतलब ऐसा, डूइंग कर रहा हूँ। सिंस माई चाइल्डहुड, अपनी बचपन से, मैं अपने बचपन से ऐसा कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट लेकिन द रॉक्स, चट्टाने, देयर वहाँ, आई हैव नेवर सीन बिफोर, मैंने कभी नहीं देखी थी। इट इज़ माई हॉबी बट द रॉक्स देयर आई हैव नेवर सीन बिफोर, ये मेरा मशगला है लेकिन जो चट्टानें वहाँ थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड, मिस्टर काजी ने हौसला अफजाई की, तारीफ की। एप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना, हौसला अफजाई करना। रिजवान रिस्पॉन्स, रिजवान के जवाब का। रिजवान रिस्पॉन्स, रिजवान के बाद ऊपर उन्हें कॉमा लगा, इसको कहते हैं एपिस्ट्रॉफ। फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स लगा, इसको हम पोजेशन शो करने के लिए, जिससे हम ऑफ लिखते हैं ना, रिस्पॉन्स ऑफ रिजवान, ये ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में इसे रिजवान रिस्पॉन्स यानी कि ऑफ को ख़त्म करके नाम के साथ, नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफ लगा के एस लगा दिया जाता है और वो पोजेशन आगे लिख दी जाती है। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिस्पॉन्स, मिस्टर काजी ने रिजवान के रद्द-ए-अमल या जवाब की हौसला अफजाई की या तारीफ की। द रीज़न, वजह, इज दैट, ये है कि द रॉक्स, चट्टानी पत्थर, इन द एग्जीबिशन, नुमाइश में, हैड कम, आई थी, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। द रीज़न इज दैट इन द एग्जीबिशन
had come from all over the world. वजह ये है कि नुमाइश में चट्टानें पूरी दुनिया से आई थी, and the rocks और चट्टानें that you have जो तुम्हारे पास हैं in your collection तुम्हारे मजमुआ में were probably गालबन थी, found पाई गई थी या पाई जाती थी near your own house तुम्हारे अपने घर के करीब. The reason is that the rocks in the exhibition had come from all over the world. वजह ये है कि नुमाइश में चट्टानें पूरी दुनिया से आई थी और जो चट्टानें तुम्हारे मजमुआ में तुम्हारे पास थी वो गालबन तुम्हारे अपने घर के पास पाई जाती थी. Everybody, हर शख्स in the क्लास में जमात में हर शख्स या हर बच्चा said one thing एक चीज़ कही और the other या दूसरी. क्लास में मौजूद हर बच्चे ने एक चीज़ या दूसरी बात कही, बट लेकिन वन बॉय एक लड़का sat बैठा रहा मन खामोश और all the time पूरा वक़्त या सारा वक़्त. Everybody in the class said one thing or the other, but one boy sat mum all the time. क्लास में मौजूद हर बच्चे ने या हर शख्स ने एक या दूसरी बात कही, लेकिन एक बच्चा या एक लड़का सारा वक्त खामोश बैठा रहा. He had not uttered, उसने नहीं कहा था या बोला था a word, एक लफ्ज़ all this while, इस दौरानिए में, इस तमाम दौरानिए में, उसने इस तमाम दौरानिए में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था. ये स्टूडेंट्स, ये थी ट्रांसलेशन, फर्स्ट हाफ ट्रांसलेशन. उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड्स मीनिंग और जो सेंटेंसेस की तर्जुमा आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आई होगी. अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन, किसी सेंटेंस, किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में वो वर्ड और सेंटेंस लिख दीजिए ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दी जाए. उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को याद करेंगे, वर्ड्स मीनिंग भी और ट्रांसलेशन भी. डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.